Hello everyone, my name is S.K. Chaudhary and now I am going to discuss about rolling motion, which is the part of rotational mechanics. This topic has great engagement in JEE Mains, NEET and Advanced. So it is important topic. So let's concentrate over rolling motion. It is combination of two motion at an instant, that is one translation motion plus rotational motion. Combination of two types of motion at any instant. At any instant. दो तरह का मोशन है, ट्रांसलेशन और रोटेशन एक साथ में। जो पहले हमने इस टॉपिक का शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट? रिजिड बॉडी होना चाहिए। रिजिड बॉडी का मतलब है कि वो बॉडी जिसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम होता है रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मोशन। जैसे ए और बी है, कोई भी किसी तरह का मोशन कर लीजिए, ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है, वो रिजिड बॉडी कहलाता है। और किसी एक जगह पे अगर आप किसी भी दूसरे पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये दो ही तरह का बातें बताएगा। या तो वो रेस्ट में होगा, जैसे अगर बी का हम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए से करते हैं, या तो रेस्ट में होगा या फिर कैसा रहेगा? सर्कुलर मोशन रहेगा। और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता इसके साथ, क्योंकि ऐसा बॉडी रिजिड बॉडी होता है। ठीक है, तो इसी का हम क्या करेंगे? रोलिंग मोशन करेंगे, रिजिड बॉडी करेंगे। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन मोशन में होता है कि एवरी पार्टिकल, इसके अंदर जो भी जितने भी पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे ए बी सी डी हमने मान लिया 4 पार्टिकल ले लिया, एट एनी इंस्टेंट क्या होगा? all the particles have same velocity, जो कि प्योर रोटेशन के केस में नहीं होता है। प्योर रोटेशन के केस में नहीं होता है। all the different particles have different velocity, except the particles lie on the axis of rotation. Except the particles lie on the axis of rotation. Axis of rotation पे जो लाई कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या? 0 होता है। which have zero velocity. एक्सिस ऑफ विच है जीरो वेलोसिटी होता है। और सारा पार्टिकल्स क्या करता है? एक्सिस के अबाउट, मतलब ऑल द पार्टिकल्स। एक और चीज है रोटेशन में, प्योर रोटेशन में, ऑल द पार्टिकल्स मूव इन सर्कुलर पाथ with centers lie on the axis के ऊपर लाई करता है। ये प्योर रोटेशन की बातें हैं और ये किसकी बातें? ट्रांसलेशन की बातें हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक इंस्टेंट पे किस तरह से होता है, किस तरह से ये चलता है, ये हम दिखाएंगे आपको फिगर से। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट क्या होगा? ट्रांसलेशन भी होगा और दूसरा क्या होगा? रोटेशन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, वैसे जितने भी कार, मोटर, गाड़ियाँ ये सब चलती है, बेटा व्हील पे चलता है, वो व्हील पे ही चलता है। और ये व्हील पे अगर चलता है तो व्हील का जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है? वो रोलिंग ही होता है। तो क्या होता है? रोलिंग होता है।
रोलिंग में क्या होगा, रोलिंग में होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लिया कि ये लीनियर मोशन है, बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू बी है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूट लीनियर मोशन में क्या होगा, जैसे कि ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी, मतलब ये बी सेंटर ऑफ मास हर पार्टिकल को ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, हर पार्टिकल का ए डायरेक्शन में जो बी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो होगा, बी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वही बी होगा, ठीक है, एक लीनियर मोशन हो गया। एट द सेम इंस्टेंट क्या हो रहा है, ये घूम भी रहा है ओमेगा आर से घूम भी रहा है, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे दिखाएंगे, अगर हम इसको दो साथ साथ में वेलोसिटी को हम इंक्लूड करेंगे, तो एक तो वेलोसिटी माने किसी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी दिखाना है, एक तो इधर जाएगा और दूसरा कौन सा आएगा, ये सेंटर से ले करके आपका इस जगह पे जो वेलोसिटी होगा वो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, वो v इक्वल टू ओमेगा आर। और ये कब होगा, प्योर रोलिंग के केस पे, प्योर रोलिंग अगर होगा तो v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। और ऐसे हालत में ये दो वेलोसिटी, ये v1 वेक्टर हो गया, ये v2 वेक्टर हो गया, मान लीजिए इसके बीच में एंगल है थीटा है, तो हम नेट वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। इस तरीके से हम नेट वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये इसका जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, इस वेलोसिटी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और हमें पता चल जाता है कि इसका नेट मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये जो वेलोसिटी है इस तरीके से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि ग्राउंड पे क्या वेलोसिटी होगा। मान लें कि ये बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू बी है, यहाँ पे ए पॉइंट दिया, ए पॉइंट में क्या वेलोसिटी होगा, बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर बी इक्वल टू ओमेगा आर वाला हो जाएगा, और दूसरा एक और यही डायरेक्शन में आ जाएगा बी सेंटर ऑफ मास वाला बी आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, बी प्लस बी 2b हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वेलोसिटी बी सेंटर ऑफ मास वाला है, और ये घूमने वाला ओमेगा आर है, बी इक्वल टू ओमेगा आर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर प्योर रोलिंग है तो बी माइनस बी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे हमारा क्या है जजमेंट है जो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है। और एक फॉर्मूला भी है जिस फॉर्मूला से हम बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हम क्या वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फॉर्मूला ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि उससे हम किसी भी सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं कि क्या होगा। तो फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जैसे कि हम बात करें रोलिंग मोशन में, मान लीजिए सेंटर चल रहा है बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू बी से, किसी पार्टिकल पी का हमें वेलोसिटी बताना है ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से बात करेंगे, तो जैसे हम लिखते हैं बी पी जी, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू जी, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ जी। वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू अगर सेंटर ऑफ मास रहेगा वीपी सी, ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ग्राउंड हमने लिख दिया, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, वीपीजी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये फिर क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, मतलब हमने लिखा वीपीजी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ C with respect to G plus velocity of PG लिखा इधर VPC, ऐसा ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमें P पार्टिकल का वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना है ग्राउंड से, तो दो वेलोसिटी, तो एक तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, और फिर सेंटर ऑफ मास से ये वाला वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का वेक्टर एडिशन सीधा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बताएगा, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। अल्टीमेटली वही बात है जो हमने बताया था आपको, दो वेक्टर का ये वही चीज़ है, एक तो वेलोसिटी ऑफ
यहाँ पे अगर है VPC, अगर मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C, मतलब कोई आदमी अगर यहाँ पे बैठेगा तो इसको कैसे ऑब्जर्व करेगा, इसको सर्कुलर पाथ ही नजर आएगा, दूसरा कुछ नजर नहीं आएगा। मतलब ये V इक्वल टू ओमेगा आर वाला वेलोसिटी, ऐसा V इक्वल टू ओमेगा आर वाला वेलोसिटी। दूसरा है कि ग्राउंड वाला, ये वाला अगर मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू G, तो ये वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू G क्या है, B सेंटर ऑफ मास से, तो ये इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला चीज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया हमारा VPG, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू G, जो हम रेफरेंस फ्रेम से देख करके हम इसको जजमेंट ले लेते हैं कि इस तरह से हम काम कर, दो वेक्टर का हम एडिशन करते हैं। ठीक है, अब हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला, मान लीजिए कि ये एक डिस्क है जो प्योर वॉलिंग कर रहा है। ठीक है, और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, और किसी समय ये पहुंच गया यहाँ पे, कितना डिस्टेंस टी टाइम में कवर किया इसने, तो VT कवर किया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस ये पॉइंट P का हमें जजमेंट लेना। तो ये यहाँ पे VT डिस्टेंस कवर करने के बाद ये कहाँ पे पहुँच गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, माने एंगल थीटा चला गया, ये एंगल कितना चला गया, थीटा चला गया। अब इस जगह पे हमें वेलोसिटी निकालना है। एक्चुअली ये फॉर्मूला डेरिवेशन है, तो ये निकालने के लिए ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। और जैसे कि हमने बताया आपको कि दो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम यहाँ का वेलोसिटी जानना चाहते हैं, एक तो वेलोसिटी ऑफ P, ये P, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो B सेंटर ऑफ मास होगा B, और दूसरा कौन सा वेलोसिटी होगा, यहाँ पे बैठ के वो ऑब्जर्व करेगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V हो जाएगा, V इक्वल टू ओमेगा आर वाला जो रोटेशनल है इस जगह। ये दो वेक्टर हो गया आपका, ये V1 इक्वल टू V हो जाएगा, और ये V2 इक्वल टू V, दो वेक्टर हो गया V। दोनों के बीच अब एंगल देखिए कितना है, इन दोनों के बीच एंगल, तो ये देखिए अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये कितना होगा, 90 होगा। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब ये 180 माइनस थीटा हो गया, दो वेक्टर का एडिशन करना है। दो वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हम, दो वेक्टर का एडिशन, B नेट, इसका मैग्नीट्यूड B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2B इंटू B इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, मतलब B नेट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2B स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2B स्क्वायर कॉस थीटा। अगर मैं 2B स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। और हमें 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2B स्क्वायर, और साथ में इसका फॉर्मूला सेट कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और B का भी B आ गया, साइन स्क्वायर थीटा 2 भी क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, B नेट का मैग्नीट्यूड। कहाँ से, कौन से रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से। अगर हम इसके अंदर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करना है, तो हम इस मैग्नीट्यूड, ये उसका मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला बता देगा। ठीक है, तो कहीं भी जैसे ये का अगर हमें निकालना है, ये के लिए क्या होगा, यहाँ से चला, यहाँ से लेकर के कहाँ 180 डिग्री पे चला, पूरा यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ पे सेट करेंगे कि ये मानिए ये पॉइंट है, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एट ए कितना आ जाएगा, B स्क्वायर, फॉर्मूला आ गया 2B साइन थीटा बाई 2, 2D का BD का साइन 180 बाई 2 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2B, यहाँ पे 2B होता ही नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा, इस जगह पे क्या थीटा 0 हो जाएगा, तो ये मान लिया बॉटम में P है, ठीक है, P है, BB की क्या आ जाएगा, 2B साइन 0 बाई 2, मतलब 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से फाइंड कर देते हैं किसी भी जगह पे। और इस पे क्वेश्चंस भी JEE में आया हुआ है, JEE एडवांस में, ये लेटेस्ट 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन पूछा हुआ है
वो इसी कंसेप्ट पे है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे मान लिया कहीं पे भी अगर वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है, किसी जगह पे, जिस जगह पे अगर वेलोसिटी क्या होगा, तो उसके बेस पे क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। तो इस कंसेप्ट के बेस पे जेईई एडवांस में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया है। स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज एन एक्सल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ये आपका रोलर है, ठीक है, डायमीटर कितना है इसका 20 सेंटीमीटर है। इसका ये टॉप व्यू दिया हुआ है आपका, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 20 सेंटीमीटर है, और ये पूरा डायमीटर है इसका, मतलब रेडियस कितना आ जाएगा, इसका रेडियस जो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर क्या लिखा है, इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड अ मीटर स्केल। ये देखिए ये मीटर स्केल है, ये वाला मीटर स्केल, एंड अ मीटर स्केल इज पोजिशन्ड हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सल with an edge of the scale on the top of the axle so that it moves without slipping on the axle। ये एक्सल है, ठीक है, और इसके टॉप पे रखा हुआ है, ये एक्सल के टॉप पे एक मीटर स्केल रखा हुआ है, ठीक है, टॉप ऑफ द एक्सल, so that it moves without slipping on the axle and the roller starts rolling without slipping after the roller has moved 50 सेंटीमीटर। तो ये अगर ये 50 सेंटीमीटर मूव कर जाता है, ये वाला रोलर, मतलब यहाँ से लेकर के अगर ये यहाँ तक 50 सेंटीमीटर मूव कर जाता है, तो ये बताना है कि आपका स्केल कितना है। आफ्टर द रोलर हैज मूव्ड द पोजीशन ऑफ स्केल लुक लाइक, ये कौन ऑप्शन होगा इसमें से, ये आपको बताना। तो इसका कितना है 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, मतलब 10 सेंटीमीटर इसका हो गया रेडियस, और इस छोटे वाले जो एक्सल है इसका कितना बता रहा है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा। अब थोड़ा सा समझना है इस बात को कि जैसे हमने बताया था आपको कि डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वेलोसिटी है, मतलब ये सरकमफ्रेंस पे कुछ और होगा स्पीड, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, नेट वेलोसिटी जो है इसका रोलिंग मोशन में, ठीक है। तो ऐसे हालत में अगर मैं इस पॉइंट पे चला गया, इस पॉइंट पे जैसे हमने बताया था आपका, तो इसमें कौन कौन सा वेलोसिटी होगा, एक वेलोसिटी तो होगा v सेंटर ऑफ मास वाला, दूसरा वेलोसिटी कौन सा होगा, दूसरा वेलोसिटी वो होगा जो v = ओमेगा r वाला है, v = ओमेगा r। तो सबसे पहले तो आपको ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा कि ओमेगा क्या है। तो ओमेगा फाइंड करने के लिए आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये 20 सेंटीमीटर बड़ा वाला का दिया हुआ है, और कितना बता रहा है, ठीक है, लेट आप मान लीजिए v सेंटर ऑफ मास से, ये मान लीजिए कि आप v सेंटर ऑफ मास = v से चल रहा है, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर कितना चला, 50 सेंटीमीटर चला। तो जब हमने मान लिया कि ये v से चल रहा है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा आपका v/r आ जाएगा। तो v कितना है, v ही रख लीजिए आप, और r कितना है, r जो है ये वाला 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये v/10 आ गया ओमेगा। अब इसी ओमेगा से क्या होगा, ये पार्टिकल भी ओमेगा से चलेगा, तो इसका नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो जहाँ पे स्केल रखा हुआ है उसका जो वेलोसिटी आ जाएगा आपका ओमेगा इंटू आर आ जाएगा, ओमेगा v/10 आ जाएगा, और r कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 5 × 10 कितना आ गया 0.5v आ गया, मतलब ये 0.5v से चलेगा, ये वाला ये टॉप जो है 0.5v से चलेगा, मतलब मीटर स्केल कितना है 0.5v से चलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए जैसे कि ये मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये सरफेस है, मान लिया ये क्या है सिलेंड्रिकल है, अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ, ठीक है, मतलब ये एंड से फिंगर का एक एंड से अगर मैं यहाँ पे अगर लेके चलूँ इसको, तो इसका वेलोसिटी अलग है और इसका वेलोसिटी ये जो है इसका वेलोसिटी अलग होगा। ये इस तरह से जाएगा, रोल होता हुआ जाएगा। देखिए ये कितना चला और ये कितना चला। अगर ये यहाँ पे चला तो ये हमारा हैंड एकदम बिल्कुल वहाँ मतलब ज़्यादा चल गया। देखिए ये जो फिंगर हमारा ज़्यादा चल गया यहाँ से, जबकि ये इतना दूर चला। बिल्कुल इसी तरीके से है कि मीटर स्केल 1.5v से चल रहा है। 1.5v से अगर चल रहा है कितना से 0.5v तो हो गया इसका ओमेगा आर वाला, प्लस v हो गया, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। नेट v कितना आ जाएगा जो मीटर स्केल चलेगा वो 0.5v प्लस v 1.5v से चलेगा। 1.5v से ये चल रहा है। ऐसे हालत में अगर ये 50 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा 1.5 इंटू 50 आ जाएगा। 1.5 इंटू 50 मतलब कितना आएगा 75 सेंटीमीटर आंसर। 75 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन डिस्कस करने वाले रोलिंग मोशन पे। कोई बॉडी है जो इस पे क्या करने वाला है, रोल करने वाला है, ठीक है। अब अगर रोल करने वाला है किसी इंक्लाइन प्लेन पे तो क्या कंडीशन होना चाहिए, इस पर फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगता है। क्या वो फ्रिक्शन μmg होता है या कुछ अलग वैल्यू होता है, वो वैल्यू कुछ अलग हो सकता है, ठीक है।
और ये डिपेंड करता है किस चीज़ों पे, किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो। और फ्रिक्शन करता क्या है? फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअली रोलिंग को बढ़ावा देता है। मतलब कि जैसे कि अगर ये रेस्ट पे रहता है, ठीक है, और वो कोई भी नेचुरली कोई ऑब्जेक्ट क्या चाहता है, मतलब नेचुरली क्या होना चाहता है, अगर ऐसा रहेगा तो ये कैसा घसीटता हुआ स्लाइडिंग करना चाहता है, तो वो कौन सा है? फ्रिक्शन है, जो एंटी टॉर्क देकर के इसको क्या कर रहा है? रोलिंग करवा रहा है, ठीक है। तो वो सब दोनों चीज़ हम देख लेंगे, एक तो फ्रिक्शन भी देख लेंगे इसमें, साथ में एक्सेलरेशन भी देख लेंगे, दोनों का डेरिवेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं कि अगर ये ऐसे स्लाइड करना चाहता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? mg sin थीटा लगेगा। कैसे लगेगा mg sin थीटा? क्योंकि mg इधर लगेगा और ये अगर थीटा है तो इधर mg sin थीटा होता है और इधर क्या होता है? mg cos थीटा होता है। ये एंगल थीटा होता है और ये इस डायरेक्शन में स्लाइड है, इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ये अगर सेंटर पे लग रहा है तो, ठीक है, mg इधर cos थीटा है और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। क्या फ्रिक्शन फोर्स μmg है? नहीं है। क्या है अदर वैल्यू? वो हम निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे हालत में फ्री बॉडी डायग्राम हमारा हो गया। यहाँ पे mg sin थीटा से ये इधर जा रहा है और इधर क्या? फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है। तो हम लिखेंगे mg sin फोर्स इक्वेशन पहले लिखेंगे। फोर्थ इक्वेशन क्या लिखेंगे? mg sin थीटा माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकेंड में। अब टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे। टॉर्क में mg इसी सेंटर से पास, क्योंकि टॉर्क के अबाउट सेंटर हमें लेना है, ये सेंटर ऑफ मास जो वहाँ पे, तो ये mg फोर्स सेंटर ऑफ मास से ही गुजर रहा है, इसलिए टॉर्क नहीं लगाएगा। फिर ये वाला भी टॉर्क नहीं लगाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, ये नहीं गुजर रहा है, तो इसके अबाउट ये वाला आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। और ये कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। ऐसे हालत में क्या लिखेंगे? r क्रॉस f होता है। टॉर्क क्या होता है? r क्रॉस f होता है, ठीक है। r क्रॉस f मतलब RF साइन थीटा, साइन 90 डिग्री होने की वजह से हम लिखेंगे RF इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। और अगर ये प्योर रोलिंग है तो यहाँ पे भी प्योर रोलिंग में होता है क्या? v इज इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है। और एक्सीलरेशन लीनियर एक्शन में अल्फा r होता है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? a बाई r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या लिखा? a बाई r लिखा, मतलब RF इज इक्वल टू आई a बाई r, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? आई a बाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, मतलब mg sin थीटा माइनस आई a बाई r स्क्वायर इक्वल टू ma, मतलब mg sin थीटा इक्वल टू, इधर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m प्लस आई बाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा? mg sin थीटा बाई m प्लस आई बाई r स्क्वायर, ये हमारा क्या है? एक्सीलरेशन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन ये आ गया, इसको और हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ से हम m निकाल लेते हैं, इसका मॉडिफाई कर रहे हैं इसको। ये mg sin थीटा है डिवाइडेड बाई m यहाँ पे निकाल लिया, 1 प्लस क्या जाएगा? आई बाई एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। m कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया आपका g sin थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू है। g sin थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। इस आई को k भी लिख सकते हैं, m के स्क्वायर, g sin थीटा बाई 1 प्लस m के स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम m के स्क्वायर, जहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ डायरेक्शन है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन है, तो ये mm कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? g sin थीटा बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन बताता है, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स का, तो इस एक्सीलरेशन को यहाँ पुट कर देते हैं। एक्सीलरेशन को पुट करते ही हमें फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स हमें जानना है जो कि म्यू mg नहीं है, क्या है फ्रिक्शन फोर्स? हम क्या करेंगे? आई बाई आर स्क्वायर इक्वेशन 2 में हम डाल देंगे ये का वैल्यू, मतलब ये g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर,
ये डालते ही हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आई कॉमन हम ले लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा हमारे पास mg sin थीटा बाई 1 प्लस mr स्क्वायर बाई कंप्रेशन। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ये वैल्यू है हमारा फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ पे, जो म्यू एम जी नहीं, म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं। अब इसके ऊपर भी समझाते हैं और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्प्लीमेंट होगा इसी इंक्लाइंड प्लेन पे? हाँ, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे? देखा जाए तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो लग रहा है, और हमने पढ़ा है पहले पिछले मैकेनिक्स में कि जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बट यहाँ पे होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्प्लीमेंट होता है। अब सवाल है ऐसा कैसे हो जाता है? तो फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये लॉस ऑफ एनर्जी नहीं करता, बल्कि और ये क्या करता है, रोलिंग के लिए ये इसका रीजन बन जाता है। इसलिए हम छोटे से मतलब ये स्मॉल, अगर ये घसीटता हुआ जाता है, जैसे ये अगर घसीटता हुआ जा रहा है, तब इसका काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, ये लॉस कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी इसके वजह से हम निकाल सकते हैं। किसी जगह पे कोई मान लिया कि अगर ऑब्जेक्ट एच हाइट पे है, हम कैसे लिखेंगे, mgh पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। और रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का क्या होगा, एक तो ये घूम ही रहा है मतलब ओमेगा से, दूसरा इसका क्या है, वेलोसिटी भी है v से, v सेंटर ऑफ मास। तो किसी बॉडी का क्या हो जाएगा, दो तरह का, एक ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये दो तरह का क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी होता है। तो एक ट्रांसलेशनल है, दूसरा क्या, रोटेशनल है। तो ऐसे हालत में हम लिखेंगे, ऊपर में तो रेस्ट पे था इसलिए mgh है, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में हम लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, और फ्रिक्शन लॉस नहीं किया है, इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्प्लीमेंट किया। और अगर ये प्योर रोटेशन है तो ओमेगा इज इक्वल टू डी बाई आर हम लिख सकते हैं, डी बाई आर लिखेंगे। ऐसे हालत में क्या लिखेंगे, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, और अगर डिस्क है तो आप लिख सकते हो डिस्क, या कोई भी अगर आई तो कोई बात नहीं, आई लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, डी स्क्वायर बाई, डिस्क है तो लिख देते हैं हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर लिखा। ठीक है, और ये क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम डी स्क्वायर बाई 4, ये क्या आ जाएगा, एम जी एच, दैट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज हाफ एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 आ गया, और ये क्या आ जाएगा, एम जी एच, दैट इम्प्लाइज एम जी एच इक्वल टू एम डी स्क्वायर कॉमन लिया, ये 4 आ जाएगा, ये 2 प्लस 1 आ जाएगा 3/4, मतलब दैट इम्प्लाइज एम जी एच इक्वल टू 3/4 एम डी स्क्वायर। और इससे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं नीचे पे, वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, एम कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4gh 4/3 gh आ जाएगा, 4/3 gh। सो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, √4/3 gh। ये हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। इस तरीके से हम लॉस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्प्लीमेंट करके निकाल लेते हैं। जहाँ पे ये जानना जरूरी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम डी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, एक रोटेशनल भी है साथ में, और इसके रेशियो भी हम बता सकते हैं कि कौन क्या किसका कितना रेशियो है, मतलब काइनेटिक और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और किसका एग्जाम्पल लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और क्या बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी के बीच इसका क्या रेशियो है। इस तरह का भी क्वेश्चन नीट में आता है। तो जैसे मान लीजिए डिस्क है, डिस्क का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, अगर ये रोल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, ये इसका
आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं बात ये टोटल लिखा, अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा तो ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये लिखा ही है, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, रोटेशनल के आर, ठीक है, और ये के नेट लिख देते हैं, के टोटल लीनियर, के टोटल के टी के आर, और इसको के ही लिख देते हैं टोटल, ये के ही टोटल हो गया। और ये हो जाएगा ट्रांसलेशनल के टी लिखा, ये ट्रांसलेशनल कितना आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर मतलब ये पूरा बॉडी जो है, ये बी सेंटर, मान ये बॉडी जो है बी सेंटर ऑफ मास से चल रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल हो जाएगा, जो हमने लिखा हाफ एम बी स्क्वायर। रोटेशनल में क्या लिखा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको भी चेंज कर लेते हैं। अगर डिस्क है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ एम आर स्क्वायर लिखा, ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 4 आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया। तो हमें पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है वो के टी प्लस क्या है, के आर होता है ना। या फिर हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम डिवाइड पहले करके देख लेते हैं कि क्या आता है इसका वैल्यू। अगर मैं बोला के आर बाई के टी बाई के आर, अगर हमने बोला के टी बाई के आर, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आ गया, 1/4 एम बी स्क्वायर आ गया। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2, 4/2 मतलब 2 आ गया, ऐसा आ गया। या के आर बाई के टी अगर बात करेंगे, तो के आर बाई के टी क्या आ रहा है हमारा, 1/2 आ रहा है। तो कोई भी बॉडी है, चाहे वो स्फेरिकल बॉडी है, चाहे स्फेयर है, जैसे स्फेयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। तो मैं बोलूँगा इसका के आर बाई के टी क्या होगा इसका, अगर स्फेयर कैसा है, सॉलिड स्फेयर है, मान लीजिए ये सॉलिड स्फेयर है, बोलेंगे के आर बाई के टी क्या होगा, तो के आर बाई के टी इसका कितना हो जाएगा, 2/5। ये जो एम आर स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है ना, यही होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो के आर बाई के टी क्या है इसका, जो एम आर स्क्वायर के साथ में जो कोएफिशिएंट है हाफ, यही के आर बाई के टी है आपका हाफ, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला हाफ एम आर स्क्वायर, तो बोलेंगे के आर बाई के टी क्या है, तो उसके जस्ट कोएफिशिएंट इसके पहले वाला वो होता है के आर बाई के टी। इसी तरह से अगर मैं बोलूँगा स्क्वायर है इसका 2/5 एम आर स्क्वायर, के आर बाई के टी क्या है, तो ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। और इसी तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं, के आर बाई के टी, कोई बोलेगा के आर बाई के ही निकालिए, टोटल के आर बाई के ही निकालिए, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। के आर बाई के कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने निकाला के आर बाई, ठीक है, के आर बाई के टी, उल्टा कर दीजिए आप, के टी बाई के आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, के आर प्लस के टी बाई के आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ये के ई बन गया, मतलब के ई बाई के आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो के आर बाई के कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम रेशियो क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और इसके ऊपर भी सम्स होते हैं नीट में, देखेंगे एक्सलेशन हो गया सबके ऊपर सम्स। 2013 पे ये आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिए, a small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v square by 4d with respect to initial position. The object is object क्या है, ठीक है। तो हम इम्प्लीमेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी करेंगे इसमें, और कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप, ठीक है, ऐसे रोल्स कर रहा है with an initial velocity u, it reaches up to a maximum height of इतना with respect to initial position. कर्व सरफेस है, मतलब कर्व का मतलब है कुछ ऐसा सरफेस होगा, यहाँ से ऐसा होगा, ये सरफेस है, ठीक है। और ये हाइट कितना बता रहा है, 3b स्क्वायर बाई 4g बता रहा है। ये हाइट तक ऊपर चला जाता है, ये बॉडी यहाँ से रोल किया और मान लिया ये ऊपर चला गया, 3b स्क्वायर बाई 4, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज, अब इसमें से आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर डिस्क है, मतलब कहने का मतलब है आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये चूंकि ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, मतलब एक तो वेलोसिटी भी होगा ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू, जब ऊपर जाएगा तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि ये रुक जाएगा तो सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म, बचा क्या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, और एच कितना आ गया 3v²/4g आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। और आई निकालना है आपको, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, ये हमने लिख दिया इनिशियली, टोटल जितना एनर्जी है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक तो ये हो गया, पोटेंशियल क्या है 0 है, इसलिए लिखा नहीं। और ऊपर में भी टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक यहाँ पे 0 हो गया और पोटेंशियल क्या आ गया आपका mg × h, ये आ गया। बस इसी बेस पे बहुत छोटा सा कंसेप्ट पे ये रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही नीट में रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको छोड़ दीजिए, जो आपको निकालना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जी कैंसिल हो जाएगा, 3/4 mv² हो गया, 3/4 mv², माइनस क्या लिखेंगे mv²/2, ठीक है। दैट सिंप्लाइज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/mv² कॉमन ले लिया यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 1/2, दैट सिंप्लाइज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा हमने। ओमेगा भी प्योर रोलिंग करता हुआ लिखा है, मैक्सिमम हाइट रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशंस बोथ ऑफ अपर सरफेस विद इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अभी v²/r² लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हमने mv² है, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका कॉमन, और ये आ जाएगा 3 - 2 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4, सीधा हमने यहाँ पे 1/4 लिख दिया, ठीक है। 3 - 2 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, v² कैंसिल हो गया, हमें आई चाहिए, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट सिंप्लाइज 2r² ऊपर चला गया, 2mr² ऊपर चला गया, /4 आ गया, और ये इधर आ जाएगा हाफ mr², आई कितना आ गया हाफ mr² हो गया। और हाफ mr² हमें पता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, ये होता है आपका डिस्क का होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डिस्क। ये 2014 में जो बताया हुआ कंसेप्ट है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर मास m एंड रेडियस r रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग। करने का मतलब है कि एक बार एक्सीलरेशन कब होगा, रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग, मतलब ये रोलिंग हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग, दूसरा स्लीपिंग स्कीडिंग हो रहा है, मतलब स्लाइडिंग हो रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन की बात करूं, एक बार जो है सॉलिड स्फीयर कैसा हो रहा है, रोल करता हुआ आ रहा है। इसका एक्सीलरेशन तो हमने फॉर्मूला बताया आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, g sin θ/1 प्लस k²/r² था, यही फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। जिसमें k क्या रेडियस ऑफ डायरेक्शन है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन कैसे, जैसे सॉलिड स्फीयर का हमने क्या बताया था, रेडियस ऑफ डायरेक्शन के लिए I 2/5 mr² होता है, ठीक है, सॉरी 2/5 mr² लिखते हैं। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो m² हम लिख सकते हैं, mm कैंसिल, k² क्या होगा 2/5 r² होगा, k² 2/5 r² होगा, ये रेडियस ऑफ डायरेक्शन का, k²/r² क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, अगर r² आप यहाँ पे ले आएंगे। तो एक तो एक्सीलरेशन हो गया कब, जब क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तो रोलिंग में ये फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा a = g sin θ, जो नॉन है हमारे लिए sin θ उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, 1 + 2/5 लिख दीजिए। दूसरा है स्पीड करता हुआ आ रहा है, स्लिप करता हुआ आ रहा है, स्लिप करता हुआ आ रहा है, तो मतलब कैसा होगा, हर पार्टिकल सेमी वेलोसिटी से चलता हुआ जाएगा नीचे में, इसका मतलब किससे जाएगा, g sin θ से जाएगा। ऐसे हालत में ये स्लिप करता हुआ जो जा रहा है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सिर्फ g sin θ आ जाएगा। अब दोनों का रेशियो आप देखिए, पहले किसका है, पहले है आपका रोलिंग का, और उसके बाद किसका है स्लाइडिंग वाला, तो रोलिंग का कितना आ जाएगा g sin θ
बाई 1 प्लस 2/5 और नीचे क्या आ जाएगा, ये d साइन थीटा आ जाएगा, d साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है 1/1 प्लस 2/5, ये आ गया आपका 7/1/7/5 मतलब 5/7, आंसर 5:7 आ जाएगा, आंसर 5:7। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पे जो हमने बताया आपको। डिस्क एंड a sphere of same radius but different masses roll off on two inclined planes of the same altitude of length, which one of the two objects gets to the bottom of the plane first। मतलब है कि सेम एल्टीट्यूड पे दो डिफरेंट प्लेन है। सेम एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, थीटा दोनों का सेम, और ये एच है, एक पे डिस्क है और दूसरे पे क्या सॉलिड स्फीयर है। तो एक्सीलरेशन निकाल दीजिए, एक्सीलरेशन से हमें पता चल जाएगा कि कौन पहले, जिसका, क्योंकि ये भी रेस्ट से चल रहा है, ये भी रेस्ट से चल रहा है ऊपर से टॉप से, जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा वो पहले पहुंच जाएगा। तो नेट एक्सीलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला भी बताया था, दोनों रोल करता हुआ जा रहा है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये डिस्क का लेना है, तो डिस्क के लिए क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसके लिए डिस्क के लिए हाफ हो गया मतलब कितना आ जाएगा, 2/3 जी साइन थीटा हो गया, ये एक्सीलरेशन हो गया, ये डिस्क का। इसी तरह से ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये 1 जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/7 हो जाएगा, 5/7 जी साइन थीटा हो गया। अब देखना है कि दोनों में कौन बड़ा है, वो पहले पहुंच जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, 2/3 जी साइन थीटा है और क्या है, ये 5/7 जी साइन थीटा है, इन दोनों में कौन बड़ा होगा। तो क्या करेंगे, इधर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 14/21 जी साइन थीटा आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर कितना आ जाएगा, 3 से कर लेते हैं, तो इधर कितना आ जाएगा, 15/21 जी साइन थीटा आ जाएगा। तो कौन अब दोनों में चेक हो जाएगा, ये स्फीयर का जाता है 15/21, मतलब है कौन पहले पहुंचेगा, स्फीयर पहले पहुंचेगा। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2017 में पूछा हुआ है। A slender uniform rod of mass m and length l is pivoted at one end so that it can rotate in a vertical plane. There is negligible friction at the pivot. The free end is held vertically above the pivot, and then released. The angular acceleration of the rod when it makes an angle theta b. Vertically above पहले मतलब क्या है, फ्री एंड है, मतलब यहाँ से अगर पाइवोट हम करते हैं तो एक रॉड है, ये रॉड हो गया आपका, ठीक है, और ये वर्टिकली फ्री एंड ऊपर है, और क्या किया, इसको रोटेट कर सकता है वर्टिकल प्लेन में, मतलब ये ऐसा जाएगा, इस प्लेन में ऐसा रोटेट करेगा। तो बोलता है देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए रिएक्शंस यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हम फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है यहाँ पे, इसलिए हम देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एट पाइवोट। द फ्री एंड इज हेल्ड वर्टिकली अबव द पाइवोट एंड देन रिलीज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा। मतलब जब हम रिलीज कर दिए इसको, तो जब वो थीटा पे रहेगा, यहाँ से वर्टिकली थीटा पे रहेगा, वर्टिकल से थीटा पे रहेगा, तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकालने के लिए जिस जगह थीटा पे वहां पे हम टॉर्क निकाल देंगे, ठीक है। और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, ये वाला इक्वेशन लगा देंगे, इससे हमें अल्फा निकल जाएगा। किस जगह पे, जिस जगह पे वो थीटा एंगल पे ये रोटेट होके आ गया फ्री एंड, तो यहाँ पे, और दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन नहीं है, इस पर कंसीडर नहीं करता है। तो इसके बिल्कुल सेंटर पे क्या हो जाएगा, mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, और ये डिस्टेंस बट इसका जो परपेंडिकुलर जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, और जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, टॉर्क किसके, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, इस O के अबाउट अगर हम इसका टॉर्क निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये l/2 है, ये लेंथ अगर l/2 है तो ये कितना हो जाएगा, l/2 साइन थीटा हो जाएगा, ये लेंथ कितना होगा, l/2 साइन थीटा। तो मतलब ये टॉर्क के लिए हम क्या लिखेंगे, mg फोर्स हो गया और l/2 साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, I कितना हो जाएगा,
तो ये क्योंकि रोटेट हो रहा है स्पीड इस एंड से, तो इसका ये एंड जो है वो पाइवोटेड है, तो मतलब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका इस पॉइंट से निकालेंगे, इसके अबाउट एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके अबाउट मतलब किसी रॉड का वन एंड से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वैल्यू कितना होता है, ml²/3 होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, ml²/3 अल्फा लिखेंगे, बस ये इक्वल हो गया टॉर्क इक्वल टू अल्फा। अब ये mm कट जाएगा, ये l और ये l चला जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट्स इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और कितना जाएगा g sin थीटा बाई l, ये आ गया। ये ऑप्शन हो गया आपका 3g/12 sin थीटा।